हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सचिन डेस्टिनेशन क्लासेस। देखो, मैं ऑलरेडी आपका हाथ मिला के वेलकम कर रहा हूँ कि आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। देखो, ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 3 कर चुके हैं, चैप्टर 4 कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1, जो आप ऑलरेडी पहले क्लास 11 में पढ़ चुके हो। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। देखो, हमारा मैट्रिसेस चैप्टर जो था, हमने चैप्टर 3 जो किया था वो हमारा पूरा हो चुका है। चैप्टर 4 भी हमारा पूरा हो चुका है। ये आपका जो लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था ये चैप्टर 4 का, ये जो मिसलिनियस एक्सरसाइज का, आप देख सकते हो मिसलिनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2 में चैप्टर 4 तक हम कर चुके हैं। अब बात आती है कि सर एनसीईआरटी तो पूरी होगी, व्हाट अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कहाँ से करेंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि चैनल पर ऑलरेडी मैं एग्जामिनर की प्लेलिस्ट जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये चैप्टर 3 मैट्रिसेस के जितने भी एग्जामिनर सीरीज के सारे क्वेश्चंस है वो मैंने सारे अपलोड किया। 5 लेक्चर में मैंने मैट्रिसेस की एग्जामिनर को अपलोड किया हुआ है। और इसके बाद अभी जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ वो चैप्टर 4 डेटर्मिनेंट है, और चैप्टर डेटर्मिनेंट की भी मैं पूरी एग्जामिनर अपलोड कर चुका हूँ। दोनों का ही लिंक मैं आपको इस रिकॉर्डिंग एनालिसिस के साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जिससे आप चैप्टर 3 और चैप्टर 4, देखो सिर्फ एनसीईआरटी काफी नहीं है, साथ में हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके चलने हैं। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के एनसीईआरटी एग्जामिनर आपको साथ में प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा आज के चैप्टर की। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर 1, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे कि आपको पता आपका सिलेबस चेंज हो गया है, तो ऑलरेडी जो मेरी पीडीएफ जो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर एनसीईआरटी की, या आपकी 2023-24 की ही पीडीएफ मैं यूज कर रहा हूँ। इनकेस अगर आपको इसका भी लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता देना, तो मैं इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा। ये आपका करंट एडिशन का ही पीडीएफ है आपका, ठीक है। अब देखो, बिफोर स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट, बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, इस चैप्टर में कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा। तो पहले जो स्टार्ट आज की जो क्लास है उसमें मैं सारे कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जहां तक फर्स्ट एक्सरसाइज की बात है, सबसे पहले देखो, आपका नेम ऑफ द चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। अब ये चैप्टर आपने पहले पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ आपको अच्छे से पता हुआ, क्लास 11 में पढ़ा है। बस फर्क इतना है कि वहां पर ये जो चैप्टर 2 था, यहाँ आपका चैप्टर 1 है। वहां भी आपका जो आपका क्लास 11 में जब आपने इस चैप्टर को स्टडी किया था, वहां भी ये चैप्टर आपको दो पार्ट में डिवाइडेड था, रिलेशन और फंक्शन। और यहाँ भी ये चैप्टर आपको दो पार्ट में डिवाइडेड था, रिलेशन और फंक्शन। द ओनली डिफरेंस इज वहां पर जितना आपने पढ़ा था वहां से आगे ही हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्लास 12। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी तक पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि क्लास 11 में आपने कहाँ तक पढ़ा था। तो क्लास 11 में आपने जो पढ़ा था, यानी कि मैं रिलेशन की बात करता हूँ, तो रिलेशन में सबसे पहले अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 2.1 जो थी, वहां पर आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे कि आपका ये सेट है जिसमें आपके दो एलिमेंट है 1 और 2। अगर मैं ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो हम कैसे फाइंड करते थे। तो देखो, होता क्या था, 1 के साथ 1, यानी कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते थे, जो हमारा सेट होता था उसमें एलिमेंट्स की जगह ऑर्डर्ड पेयर्स आते थे। ये सारे जो एलिमेंट्स है ये ऑर्डर्ड पेयर है। 1 के साथ 1, देन 1 के साथ 2, देन 2 के साथ 1, और 2 के साथ 2, 2 के साथ 2। ये बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक है। फिर क्लास 11 में हमने ये भी पढ़ा था कि रिलेशन को डिफाइन कैसे करता है। अगर रिलेशन की हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो रिलेशन होता क्या, रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का या तो सबसेट होता है, या रिलेशन जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन इज द सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज द सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्लास 11 में आपने ये भी पढ़ा था, क्लास 11 में हमने ये भी पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसके इक्वल होता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 raised to power n, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर मैं यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर आप यहाँ देखो कितने ऑर्डर्ड पेयर है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ यहाँ पर 4 ऑर्डर्ड पेयर है, 1 2 3 4, 4 ऑर्डर्ड पेयर है। तो 2 raised to power 4, 2 raised to power 4, इसका मतलब अगर मैं इस रिलेशन की बात करता हूँ, अगर मैं इस रिलेशन की बात करता हूँ, ये जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करता हूँ, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने सबसेट होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 raised to power 4। इसमें 16 सबसेट होंगे। इसमें कितने सबसेट होंगे, 16। इसमें कितने सबसेट होंगे, 16 सबसेट होंगे। मैं आपको बताऊं कौन 16 सबसेट किस तरह से होंगे। थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन समझ लो यार, आगे काम आने वाली चीज है। 16 सबसेट देखो कैसे बनेंगे। अगर मैं 16 सबसेट की बात करता हूँ तो देखो, कोई भी सेट होता है उसका एक सबसेट तो 5 होता है। इसमें आपको फ्री के नंबर आधा नंबर, अगर होता है ऐसा तो एग्जामिनर आपको आधा नंबर दे देता है, बिकॉज जब भी आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ सबसेट क्या 5, तो आप लिख ही देते हो।
इतना तो आपको पता ही होता है, आई होप इतना आपको पता हो कि किसी भी सबसेट का एक सबसेट फाई होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि बाकी के सबसेट क्या होंगे। तो देखो कैसे आपने लिखना है, पहले इन सभी को इंडिविजुअली लिखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जब आप इंडिविजुअली लिखोगे तो आपके सबसेट क्या क्या होंगे, 1 2 3 4। बस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पर आप लिख रहे हो सबसेट। तो सेट, सेट के लिए जरूरी होता है कि जो भी एलिमेंट होता है, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, उसके बाहर ये ब्रेसिस लगाना जरूरी है। जब ये ब्रेसिस लगाओगे तभी वो सबसेट होगा, जब ये ब्रेसिस लगाओगे तभी वो सबसेट बनेगा। तो जब से आपने ये ब्रेसिस लगा दिया तो ये आपके 4 सबसेट हो गए। तो 4 और 1 5, 5 सबसेट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखो और क्या हो सकता है, भाई दो दो को एक साथ ले लो, जैसे इसके साथ इसको ले लिया, फिर आप 1 1 के साथ 2 1 को ले लो, फिर इसी तरह से 1 1 के साथ आप 2 2 को रखो, दो दो का कॉम्बिनेशन लो। तो आगे के जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, आगे के जो सबसेट होंगे 4 और देखो 1 5 हो गए थे, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 10, दोनों के कॉम्बिनेशन में एनी टू। ठीक है, ये हो गया आपका 11। तो आपके 11 सबसेट हो गए, यानी कि 2 2 के कॉम्बिनेशन से यहाँ से आपके पास 6 सबसेट आपको और मिल गए, 11 हो गए। अब दो दो के बाद बारी आती 3 3 के कॉम्बिनेशन। 3 3 के कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, जैसे कि आप इन तीनों को ले लो, उसके बाद 1 1 1 2 के साथ 2 2 को ले लो, इसके बाद आप 1 2 2 1 के साथ 2 2 को ले लो, ऐसे 3 3 का पेयर लेना आपको, 3 3 का पेयर लेना। तो देखो 11 हो गया, अब 3 3 के पेयर की बात करते हैं, तो ये हो गया आपका 14, ये हो गया आपका सॉरी 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, और एक सबसेट और बन गया, यानी कि 3 3 के पेयर से आपके पास 4 सबसेट और मिल गया। टोटल थे 16। अब आपको याद होगा 11th क्लास में जब हम सबसेट फाइंड करते थे, एक सबसेट जो होता है किसी भी सेट का वो खुद होता है, एक सबसेट जो किसी भी सेट का वो सेट खुद ही होता है। तो इसमें 4 पेयर है, चारों को एक साथ लिख दो, तो ये आपका हो गया 16 सबसेट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो 16 होंगे। अब इसको क्या कहा जाता है, ये वाला जो पार्ट होता है आपका, इसको हम कहते हैं, ये जब किसी भी सेट का जो सबसेट वो सेट खुद होता है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब क्वेश्चन ये बनता सर यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है, आपने बता तो दिया लेकिन समझ में नहीं आया, तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं तो यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 और 2 है, फिर दूसरा आपका एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 और 2 है। अब अगर मैं इनके बीच में रिलेशन फाइंड करता हूँ तो 1 का रिलेशन 1 के साथ है तो 1 1 हो गया, फिर 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है तो 1 2 हो गया, इसी तरह से 2 का रिलेशन 1 के साथ है तो 2 1 हो गया, और 2 का रिलेशन 2 के साथ है तो 2 2 हो गया। यानी कि एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसमें सभी एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पर देखो इस एलिमेंट का इस सेट के दोनों एलिमेंट के साथ रिलेशन है, और इस एलिमेंट का भी इस सेट के दोनों एलिमेंट के साथ रिलेशन है, तो ऐसे ही रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, जहाँ पे फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट्स का रिलेशन सेकंड सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ होता है, उसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन भी समझ में आ गया आपको, आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका एम्प्टी रिलेशन। नाम से समझ में आ जाना चाहिए भैया, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, नाम से समझ में आ जाना चाहिए एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, यानी कि जहाँ कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। जैसे कि आपका लेफ्ट साइड में जो आपका एलिमेंट है वो क्या है 1 और 2, और राइट साइड में जो एलिमेंट है आपका वो भी है 1 और 2, लेकिन इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर कोई भी रिलेशन नहीं है तो जब रिलेशन ही नहीं होगा तो वो कैसा रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन, कुछ है ही नहीं भैया। आजकल की दुनियादारी भी कुछ ऐसी है, आपस में दो रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। एम्प्टी रिलेशन क्लियर हो गया यहाँ तक, चले आगे, चलो जी आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का जो मेन कंसेप्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अभी तक तो मैंने जो भी बताया वो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, अब हम मूव कर रहे हैं 12th क्लास के कंसेप्ट की तरफ। देखो अब मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो कंसेप्ट का नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ द नेम ऑफ द कंसेप्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो भैया टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगर मैं आपके कंसेप्ट की बात करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन जो होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स, फर्स्ट रिलेशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर आप मिरर में अपने आप को देखोगे तो आप अपनी ही इमेज देखोगे ना भैया। रोज मैं अपनी इमेज ही मिरर में देखता हूँ, ये तो नहीं कभी हम आमिर खान दिखाई देता, कभी सलमान खान हो, कभी अक्षय कुमार। आप खुद को ही रोज अपने मिरर में देखते हो, तो आपका रिफ्लेक्शन आप खुद ही हो।
इसी तरह से किसी एलिमेंट का रिफ्लेक्शन वो खुद ही होगा। तो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें जो एलिमेंट होता है उसकी इमेज वो खुद ही होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, पहले आप देखो ये गिवन क्या है, ये आपको रिलेशन ऑन सेट ए गिवन है, यानी कि यहाँ पे जो रिलेशन है सेट ए का सेट ए के साथ है। ऐसे क्वेश्चन भी हमने 11वीं क्लास में पढ़े थे जहां पर एक सेट का रिलेशन उसके साथ ही हम बनाते थे। तो यहाँ पर आपका ये जो सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लो सेट ए के साथ सेट ए का जो रिलेशन बना उसमें ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर है, ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर है। अब इसमें से रिफ्लेक्सिव कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव वो होगा जिसमें एक एलिमेंट की इमेज यानी कि एक्स की इमेज जो होगा वो एक्स ही होगा। तो ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है जहां पर एक्स की इमेज आपको एक्स दिखाई दे रहा है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो 1 1, 1 की इमेज 1, एलिमेंट की इमेज वो खुद ही है, 2 की इमेज 2, तो ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आएगा। 3 की इमेज 3, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आएगा। 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 5। अब क्वेश्चन ये बनता है सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर डिपेंड करता है? एक ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर सबकी इमेज वो खुद होंगे तब ये रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस सेट में जितने भी एलिमेंट है, जैसे इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। अगर सभी एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि वो खुद है, जैसे कि सभी एलिमेंट्स में आपको a, वाला रिलेशन दिखाई दे रहा है सभी एलिमेंट्स के केस में, तब आप कहोगे कि यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है वो एक रिफ्लेक्सिव है। जैसे 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4 और 5 के साथ 5। यहाँ पर समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया आपको। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि भैया एक सेट में जितने भी एलिमेंट्स है सबकी इमेज अगर वो खुद होंगे, जैसे कि 1 की इमेज 1, अगर आपको रिलेशन में 1 की इमेज 1 दिखाई दे रही है, 2 की इमेज 2 दिखाई दे रही है, 3 की इमेज 3 दिखाई दे रही है, 4 की इमेज 4 दिखाई दे रही है और 5 की इमेज 5 दिखाई दे रही है, तो ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव। पहले टाइप तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप आती है आपकी सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक तो भैया छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो जो आपने पढ़ा बस वो यहाँ पर अप्लाई करना है आपको कि अगर ए बी एलिमेंट इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो ए बी का सिमेट्रिक क्या होगा? बी है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो ए बी का सिमेट्रिक क्या होगा? बी है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बिलोंग कर रहा है, और जितने भी केसेस में अगर ए बी है तो उसका बी ए होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा, यानी कि जो भी केस की हम बात कर रहे हैं, जो भी क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हो सब में अप्लाई होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 1 3। अगर 1 3 है तो ए बी हो गया 1 3, तो बी ए क्या होगा? 3 1, तो यहाँ 3 1 होना चाहिए। तो देखो क्या यहाँ पे 3 1 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भाई यहाँ पे 3 1 दिखाई दे रहा है। 1 3 है तो 3 1 दिखाई दे रहा है। इसी तरह से देखो, इसी तरह से देखो, अगर 1 5 दिखाई दे रहा है, 1 5, तो 1 5 है तो 5 1 भी होना चाहिए। तो देखो क्या यहाँ पे 5 1 है, हाँ जी 5 1 भी दिखाई दे रहा है। और रिफ्लेक्सिव तो सिमेट्रिक होती है, 1 1 1 1 ही रहेगा, 2 2 2 2 ही रहेगा। आगे देखो, आगे देखो, नेक्स्ट वाले पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 4 2 4। अब 2 4 का सिमेट्रिक केस क्या होगा? 4 2, तो ये आपका हो गया 4 2, ये हो गया आपका 4 2। और कोई केस है यहाँ पर? यहाँ पर आ गया जी 3 5। 3 5 का सिमेट्रिक क्या होना चाहिए? 5 2 5 3। 3 5 का होना चाहिए 5 3, तो देखो 5 3 भी है। यानी कि हर केस में ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो बी ए बी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये जो गिवन रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। किसी भी एक केस में, जैसे कि अगर यहाँ पे 3 5 और 5 3 नहीं होता, अगर किसी भी एक केस में ऐसा नहीं होता तो आप कहते हैं सिमेट्रिक नहीं है। सभी केसेस में होना चाहिए। क्लियर हो गया सिमेट्रिक भी क्या होता है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दैट इज इक्व नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए पहले दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या, कि आपके रिलेशन में ए बी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, आपके रिलेशन में बी सी होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रांजिटिव को चेक करने की ही दो कंडीशंस है। अगर ये दो कंडीशन नहीं होगी तो भैया चेक ही नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है कि ए बी बिलोंग करना चाहिए, जैसे मैंने कहा 1 3 है और फिर मैंने कहा 3 5। अब आप कह सकते हो कि ये आपका ए बी है और ये आपका बी सी है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि दो कंडीशन यहाँ पर गिवन होनी चाहिए कि ए बी और बी सी उसमें रिलेशन में होना चाहिए। उसके बाद चेकिंग क्राइटेरिया ये होता है कि अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है तो भैया आपका ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 1 5 भी बिलोंग करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आराम से रिलैक्स होके समझो कि अगर ए बी है बिलोंग कर रहा है रिलेशन को और बी सी, तो ये तो हो गया कि गिवन कंडीशन, ये तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। अब ट्रांजिटिव को भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए देखो, जैसे कि आप देखो 1 3, इसको मैंने मान लिया ये ए बी है, ये हो गया आपका ए बी।
अब 3 के साथ क्या है 1, 3 के साथ क्या है 1, तो ये हो गया आपका BC, ये हो गया BC। तो AC क्या होगा, AC क्या होगा, AC होगा 1 और 3। AC क्या होगा 1 और 1, 1 और 1, तो 1 और 1 भी है, तो AC बिलोंग कर रहा है। और कोई केस ले लो, और कोई केस देखो, जैसे यहाँ पे देखो आपका 1 5, 1 5 क्या हो गया 1 5, आप कह रहे हो AB है, 1 5 क्या कह रहे हो आप AB है। और 5 के साथ कुछ है, 5 के साथ देखो, 5 के साथ 3 ले लेता हूँ, चलो 5 के साथ 3, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया आपका BC। तो देखो कंडीशन क्या है कि AB है, अगर अगर AB और BC है तो AC भी होना चाहिए। अब AC क्या होगा 1 3, 1 3, तो क्या यहाँ पर 1 3 है, ये देखो आपका 1 3 है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो आपको यहाँ तक क्या समझ में आ गया, यहाँ तक आपको 3 बातें समझ में आ गई कि जितने भी एलिमेंट्स अगर सबकी इमेज वो खुद है तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। जितने भी एलिमेंट्स है उसमें अगर AB बिलोंग कर रहा है तो BAB बिलोंग करेगा, तो वो होगा सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, दो कंडीशन गिवन होगी, अगर दो कंडीशन गिवन है AB बिलोंग कर रहा है और BC बिलोंग कर रहा है तो भैया AC भी बिलोंग करना चाहिए, तभी वो क्या होगा ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो आता ही आता है भैया, पूछा ही जाता है कि आपको चेक करना होता है कि गिवन रिलेशन क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैंने एक वर्ड यूज किया, क्या गिवन रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होता है, कोई भी रिलेशन आपका सिमेट्रिक होता है, और कोई भी रिलेशन अगर आपका ट्रांजिटिव होता है। अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तब आप कहोगे गिवन रिलेशन आपका कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ज्यादा बात समझ में आ गई। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, मैं आपको मैथमेटिकली उसको डिफाइन कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखा दूं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव व्हेन इफ ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि एक एलिमेंट जो है अगर उसकी इमेज खुद होगा, इस फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर में सेट ए में, तो सारे के सारे इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं, आर ऑन सेट ए is said to be reflexive, A belongs to, for all A belongs to है, for all A, यानी कि सारे एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे तब वो आपका रिफ्लेक्सिव हो। ये बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ अगर रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, सभी के लिए ये कंडीशन वैलिड है। ये भी क्लियर हो गया सिमेट्रिक क्या होता है। फिर हम आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने क्या समझा, इफ ए बी, ट्रांजिटिव में हमने क्या समझा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, BC बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज AC बिलोंग्स टू आर। यानी कि ये तो भैया गिवन कंडीशन उसमें होनी चाहिए, पहले तो उसमें होना क्या चाहिए कि AB भी बिलोंग कर रहा है और BC भी। अगर ऐसा है फिर आप चेक करोगे क्या AC बिलोंग कर रहा है, फिर आप चेक करोगे क्या AC बिलोंग कर रहा है। अगर AC भी बिलोंग कर रहा है देन वी विल से दैट इट इज ट्रांजिटिव। और ये कंडीशन भी सबके लिए, जितने भी केसेस होंगे ABC के ऐसे, सभी इसको सेटिस्फाई करेंगे, तभी आपका जो गिवन रिलेशन है वो क्या होगा ट्रांजिटिव, तभी आपका गिवन रिलेशन क्या होगा आपका ट्रांजिटिव होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए 1 3 बिलोंग कर रहा है 3 5, तो भैया ये हो गया आपका AB और ये हो गया आपका BC। तो यहाँ पर AC क्या है, यहाँ पर AC क्या है, यहाँ पर AC जो है आपका वो 1 और क्या है 5, 3 1 है 1 3 है, और यहाँ पर AC क्या है 3 और 3, तो 3 3 भी बिलोंग करेगा। तो अगर 1 5 भी बिलोंग कर रहा है तो भी ये ट्रांजिटिव है। ऐसे यहाँ देखो 3 1 बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है, और 3 3 AC 3 3 भी बिलोंग कर रहा है तो भी ये ट्रांजिटिव। यानी जितने भी केसेस यहाँ पर ऐसे हैं AB और BC वाले, उन सभी केसेस का AC भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब गिवन रिलेशन जो आपका ट्रांजिटिव है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन द रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो हम एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ से 4 मार्क्स तक का ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब भैया नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। पहले मैं आपको बता देता हूँ इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन में लेके चलता हूँ। देखो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ इस सेट का पहला एलिमेंट क्या था 1, इस सेट का पहला एलिमेंट क्या था 1, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये 1 एलिमेंट जो है किस किस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। यानी कि अगर आप इस रिलेशन को देखो तो 1 का रिलेशन किस किस के साथ बन रहा है, तो सबसे पहले आप कहोगे सर 1 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, तो ठीक है जी 1 के साथ बन रहा है। फिर आप कहोगे सर 1 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। फिर आप कहोगे सर 1 का रिलेशन 5 के साथ भी बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5। फिर आप कहोगे सर 1 का रिलेशन क्या 4 के साथ बन रहा है, 1 के साथ 1 3 1 5, नहीं 1 का रिलेशन 4 के साथ नहीं बन रहा, तो भैया ये आपका 1 का रिलेशन किस किस के साथ बन रहा है ये हमने लिखा। अब सेकंड एलिमेंट आता है 2। अब मैंने पूछा भैया 2 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 2 का रिलेशन,
तो आपने कहा सर 2 का रिलेशन तो 2 के साथ बन रहा है, मैंने कहा ठीक है, और 2 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 4 के साथ, तो आपने लिखा 4। ये बात समझ में आ रही है। फिर मैंने कहा भैया अब ये भी बता दो कि 3 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 3 का रिलेशन, कि 3 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, तो आपने कहा सर 3 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, मैंने कहा ठीक है जी 1 के साथ बन रहा है। फिर आपने कहा सर 3 का रिलेशन जो है 3 के साथ भी बन रहा है, मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा सर 3 का रिलेशन 5 के साथ भी बन रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, 3 का रिलेशन 1 3 5 के साथ बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर मैंने पूछा भैया 4 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 4 का रिलेशन, तो आपने कहा सर 4 का रिलेशन जो है, 4 का रिलेशन एक तो बन रहा है 2 के साथ, 2 के साथ, मैंने कहा ठीक है लिखो 2। और 4 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 4 के साथ, तो आपने कहा सर 4 का रिलेशन 4 के साथ, ठीक है। फिर बात करते हैं कि 5 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 5 का रिलेशन। अब 5 का रिलेशन जो बन रहा है आपका, एक तो 1 के साथ बन रहा है, तो आपने लिखा 1। और 5 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 5 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है, और 5 का रिलेशन जो है 5 के साथ बन रहा है। अब ये देखो आप जितने भी आपको रिलेशन दिखाई दे रहे हैं, लाकि 1 की ये क्लासेस है। मैंने कहा 1 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, ये 1 3 5 ये क्लास है। 2 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 2 4 ये क्लास है। ये सारी आपकी क्लासेस है। या आप ऐसे समझो कि जितने भी ये रिलेशन है क्या ये सारे कॉमन है, क्या इन सभी रिलेशन के बीच में कुछ भी कॉमन है। जैसे कि अगर यहाँ देखो, यहाँ पे 2 4 है, तो यहाँ पे ना 2 है ना 4 है। इन सभी रिलेशन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डिसजॉइंट रिलेशन। ये आपने पढ़ा था सॉर्ट ऑफ, ये सेट हो गए आपके सारे के सारे सेट में। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि भैया अगर सेट के बीच में कुछ भी कॉमन हो तो उनको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो पहला वर्ड आपको माइंड में रखना डिसजॉइंट, यानी कि जितने भी यहाँ पे ये रिलेशन बने हैं, जितने भी यहाँ पे रिलेशन बने इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जितने भी ये रिलेशन, जो भी ये रिलेशन बन रहा है सभी सेट का, जो भी ये सभी सेट का रिलेशन बन रहा है, इनका यूनियन क्या होगा, इनका यूनियन क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 1 3 5 यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट, तो मैंने लिखा 1 3 5। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, 2 और 4, 2 और 4। तो कैन आई से दैट 1 3 5 2 4 का मतलब 1 2 3 4 5, ये तो आपके सेट ए के इक्वल आ गया। तो भैया ऐसी क्लासेस को, तो कहने का मतलब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, इक्विवेलेंस का मतलब क्या कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस होगा तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो भी उस रिलेशन के साथ, वो रिलेशन में जिस एलिमेंट के साथ एक रिलेशन बना रहे होंगे, जैसे 1 का आपने देखा 1 3 5 के साथ बन रहा है, 2 का रिलेशन 2 और 4 के साथ बन रहा है, तो उन्हीं सभी क्लासेस को हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। क्यों इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितने भी ये इक्विवेलेंस, जितनी भी क्लासेस बनी है, जो भी हर एलिमेंट की क्लास थी, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं था, वो सारी डिसजॉइंट थी। लेकिन जब आपने उन सबका यूनियन किया, जब आपने उन सबका यूनियन किया तो वो इस सेट के इक्वल ही आया। जब आपने सबका यूनियन किया तो वो इस सेट के इक्वल ही आया है। तो कहने का मतलब क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया है, मैंने आपको ये बताया है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है आपकी, an important property of an equivalence relation is that it divides the set into pairwise disjoint और disjoint set। तो मैंने आपको अभी कहा था कि जितने भी हमारे सेट बने थे, जैसे कि 1 का क्या, 1 से क्या सेट बना था 1 3 5, 2 से बना था 2 4, लेकिन वो सभी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं था, सभी सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो बेसिकली वो डिसजॉइंट सेट्स थे। और जितने भी वो सेट्स थे, जितने भी वो डिसजॉइंट सबसेट्स थे, जितने भी डिसजॉइंट सबसेट थे, उसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। यानी कि 1 के लिए 1 3 5, 2 के लिए 2 4, इन्हीं को कहा जाता है इक्विवेलेंस क्लासेस, जिनकी जो कलेक्शन होती है या जो इनका यूनियन होता है वो सेट के इक्वल ही होता है। उस कलेक्शन इज कॉल्ड ए पोर्शन ऑफ द पार्टीशन ऑफ द सेट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 जो आपकी इक्विवेलेंस क्लास थी, 1 के साथ क्या था 1 3 5, 2 से 2 की क्लास क्या थी 2 4, 3 की क्लास क्या थी 1 3 5, 4 की क्लास क्या थी 2 4 और 5 की क्लास क्या थी 1 3 5। ये सभी जो सबसेट है, ये सभी जो सबसेट है, ये सारे के सारे डिसजॉइंट सेट है। लेकिन जब आप इन सभी सेट्स का यूनियन करोगे तो ये सेट के इक्वल ही आएंगे, ये सेट के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। मींस फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस इज इक्वल टू सेट ए। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 का सारा कंसेप्ट हमारा खत्म। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। So this is for today's class. To get the regular notification of my classes, do like, share and subscribe my channel Sachin Destination Classes. Thank you.